डीएनए का हिस्सा है। भारत से नफ़रत, अगर उसको प्रिसाइज़ली बोला जाए तो हिंदुओं से नफ़रत, ये उनका डीएनए है। और अगर वो जिस दिन वो ये नफ़रत छोड़ देंगे, उस दिन पाकिस्तान के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप तो इसी नफ़रत की बिना पर बने थे। आपने अलग मुल्क तो इसीलिए बताया था ना कि आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हो। आपको एक अलग मुल्क चाहिए जिसमें आप अपनी प्रैक्टिसेज़ कर सकें और अब आप हिंदुओं के साथ प्रेम कर लेंगे, तो फिर आपके ऊपर फिर यही सवाल होगा ना कि यार अगर ऐसा ही था, तो फिर आपने इतने हज़ारों लाखों लोग मरवा दिए। क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हिंदुस्तान ने हमारी कोरोना में मदद करी, आर्थिक बदहाली के समय हिंदुस्तान ने मदद करी, तो हम कोई भी ऐसा काम चाइना से मिलकर नहीं करेंगे जिससे हम हिंदुस्तान के हितों को नुकसान पहुँचता हो। और बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि असली दोस्त कौन है, ये हमको इस क्राइसिस में पता लग गया। तो वो हम्बन टोटा वाली कहानी तो आप समझ लीजिए समाप्त हो गई है। मालदीव्स भी इस तरीके के झांसे में अब नहीं आएगा। अब बांग्लादेश की इतनी बड़ी फितरत है नहीं, उसको भी पता है कि इस रीजन में आका कौन है। नमस्कार। पाकिस्तान पाकिस्तान से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ऐसे ही हमारे जयशंकर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ट्रेड इन द डे एंड टेरर इन द नाइट नॉट पॉसिबल। और उन्होंने सार्क के लिए भी बोला कि सार्क में एक मेंबर जो है वो बहुत ऐसा बिहेव कर रहा है, चारों ओर आतंकवाद फैला रहा है। नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सार्क के लिए बोला कि एक मेंबर चारों ओर आतंकवाद फैला रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हम उसको टॉलरेट करने के मूड में नहीं है इसी बात करने के लिए। कर्नल दानवीर सिंह डिफेंस एक्सपर्ट है, कर्नल रहे हैं, आर्मी इंडियन भारत माता की सेवा में लगे हैं आप रिटायरमेंट के बाद, और इनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। अलग अलग चैनल्स पे ही आपको देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ट्रेड इन द डे एंड टेरर इन द नाइट, इसको हम टॉलरेट करने के मूड में नहीं है, ये बात पाकिस्तान को भी तो समझ में आ रही होगी हो क्या रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या वो ट्रेड करना चाह रहे हैं या वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं? देखिए पाकिस्तान सब कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो गड़बड़ करना छोड़ना नहीं चाह रहा है। प्रॉब्लम ये है, वो सब कुछ चाहता है। वो चाहता है उसके मुल्क में तरक्की हो, वो चाहता है कि खुशहाली आए, वो सब कुछ चाहता है। लेकिन वो एक चीज़ नहीं चाहता कि वो भारत के खिलाफ आतंकवाद करना छोड़े। क्योंकि भारत के खिलाफ आतंकवाद दरअसल उसके डीएनए का हिस्सा है। भारत से नफ़रत, अगर उसको प्रिसाइज़ली बोला जाए तो हिंदुओं से नफ़रत, ये उनका डीएनए है। और अगर वो जिस दिन वो ये नफ़रत छोड़ देंगे, उस दिन पाकिस्तान के वजूद पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा कि आप तो इसी नफ़रत की बिना पर बने थे। आपने अलग मुल्क तो इसीलिए बताया था ना कि आप हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हो। आपको एक अलग मुल्क चाहिए जिसमें आप अपनी प्रैक्टिसेज़ कर सकें और अब आप हिंदुओं के साथ प्रेम कर लेंगे, तो फिर आपके ऊपर फिर यही सवाल होगा ना कि यार अगर ऐसा ही था, तो फिर आपने इतने हज़ारों लाखों लोग मरवा दिए, तो वो क्यों मरवाए? वो गलत था या ये गलत है? तो इस तरीके का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असमंजस वाला सवाल रहता है पाकिस्तानी सोच के ऊपर। और उसके चलते अभी वो स्थिति नहीं आई कि वो आपसे नफ़रत छोड़ दे। लेकिन हाँ, उसकी मजबूरी ज़रूर आई है कि आपसे दोस्ती करे। तो वो इस मजबूरी के तहत वो रास्ते तलाशता है कि आपसे दोस्ती कर ली जाए। लेकिन जो उसका जो डीएनए है, जो उसकी फ़ितरत है, उसके चलते वो ये काम नहीं कर पा रहा है। तो अभी अभी लेट्स सी ये कितने दशकों तक और ऐसे चलता है। राइट। दशकों तक ऐसे चलेगा। पाकिस्तान की एक खूबी और, ऐसा नहीं है यूएई को पोर्ट्स बेचने पड़ रहे हैं, यूएई उसके सारे एयरपोर्ट्स मांग रहा है। ऐसी कंगाली की हालत में भी क्या पाकिस्तान कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है? और इंडिया और अमेरिका को जो जॉइंट स्टेटमेंट था उसमें तो बहुत क्लियर था कि टेररिज्म पाकिस्तान से आता है और ये लश्कर वगैरह पर इसको कंट्रोल लगाना चाहिए, जिस पर उसने आपत्ति भी दर्ज की। क्या इंडिया और अमेरिका दोनों मिल करके इसको दोबारा एफएटीएफ की लिस्ट में डालने की कोशिश में है सर? देखिए निगरानी तो इस मुल्क के ऊपर रहेगी क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो अमेरिका के ऊपर भी हमला 9/11 का हुआ था, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर ही उसकी प्लानिंग हुई थी। और करेक्शन, अमेरिका का कब हुआ था? 9/11 नहीं हुआ था।
वो न्यूयॉर्क वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर जो हमला हुआ था, तो उसकी जो रचना भी थी वो AFPAC रीजन से ही हुई थी और यहाँ से पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म एक्सपोर्ट हुआ है। ये सबको मालूम है कि ये टेररिज्म की फैक्ट्री है। आज भी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट जो हैं, टेररिस्ट की अलग-अलग तंजीमें हैं, वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के राइट हैंड है। चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, जैसे तहरीक-ए-लब्बैक या या लश्कर-ए-तौयबा, जैश-ए-मोहम्मद हो, जो इंडिया की तरफ उनकी जो रवैया है फॉरेन पॉलिसी का, उसको सरअंजाम देते हैं, या जैश-ए-अदल हो, जो ईरान की तरफ इस तरीके का मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये अलग-अलग किस्म के वो हैं। फिर हमने देखा कि सबसे बड़ा जो इनके पास आतंकवादी संगठन था तालिबान, उसने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ पर अपना जबर कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी और पाकिस्तान को अभी तक सक्सेस मिलता रहा है। जब पाकिस्तान को उससे सक्सेस मिल रहा है, तो वो उस चीज़ को क्यों ना फ़ॉलो करे? और जब अमेरिका इस तरीके की आपत्ति उठाता है या भारत के साथ मिलकर इसका ज़िक्र करता है, तो पाकिस्तान को दुःख दर्द होता है क्योंकि एक समय ये था, जब ये जितने भी आतंकवादी संगठन जो मैंने नाम गिनाए, इनके पीछे किसकी मदद थी? सीआईए और अमेरिका की मदद थी। अमेरिका ने भी तो खुल के पाकिस्तान का साथ दिया जब यही जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा भारत के खिलाफ आतंकवाद कर रहे थे। वो तो मुंबई हमले के बाद में उनकी आँखें खुली कि भैया, ये जो खेल है, इस खेल में हम भी चपेटे में आ सकते हैं और मुंबई का हमला ना होता, तो ये अभी अभी तक वैसे ही चलता रहता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें मारा तो हिंदुस्तान ही जा रहा था। तो ये इश्यू है। राइट। कभी तो आप हमारे साथ सोते थे और अब हमें बता रहे हो कि हमारा चरित्र खराब है। तो ये गड़बड़ है ना फिर। राइट सर, अभी एक खबर और आई कि होवित्ज़र गन्स लगा रहा है पाकिस्तान बॉर्डर पे, चाइना मेड होवित्ज़र गन्स हैं। एक एक बहुत रिलेटिवली पीसफुल बॉर्डर है, बहुत दिन से फायरिंग नहीं हो रही है, बीच में एक आध कभी हुई होगी, लेकिन इतने पीसफुल बॉर्डर पे होवित्ज़र लगा के क्या टेंशन एस्केलेट करना चाहता है पाकिस्तान, या कहीं चाइना का प्रेशर है कि टेंशन एस्केलेट की जाए? क्या नहीं, प्रॉब्लम्स है? होवित्ज़र लगाना और होवित्ज़र चलाने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है और पाकिस्तान इस समय बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल या बॉर्डर जो है वो एक्टिवेट हो क्योंकि उसमें उसका बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो ऐसा कतई नहीं चाहेगा। दरअसल वो मैसेज देना चाह रहा है अमेरिका को, आप भारत के ज़्यादा करीब होंगे तो हम चाइना से और हथियार लेंगे और वो बेसिकली उस तरीके से गेम खेल रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी पाकिस्तान को और हथियार देगा कौन? अमेरिका ने देना बंद कर दिया। उसके बाद इतने पैसे नहीं हैं कि वो फ्रांस से होवित्ज़र खरीद ले या जर्मनी से खरीद ले या कोरिया से खरीद ले। तो चंदे में चीज़ तो फिर क्या बुरी लगती है? तो वो मिल गई और वो चाइनीज़ को भी सूट करता है। अब चाइनीज़ को इसलिए सूट करता है क्योंकि जो स्थिति पाकिस्तान की चाइना से मिलकर भारत के खिलाफ है, वही स्थिति वियतनाम की भारत से मिलकर चाइना के खिलाफ है। तो भारत ने वियतनाम को एक फ्रिगेट दे दिया, कृपान आईएनएस कृपान जो है तोहफे में दे दिया, फ्री में दे दिया ना। तो इससे चाइना को तकलीफ हो गई। चाइना जो गुस्सा करा करता था वहाँ पर और हीरो बनता था अपनी गली में, अब वो कहता है कि चलिए हम बैठकर और नियम तय कर लें। तो भारत की एक फ्रिगेट देने से ये फ़र्क पड़ गया और चाइना को लगता है कि वो इस तरीके का गेम खेल लेगा पाकिस्तान के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान वियतनाम नहीं है, पाकिस्तान के पास में कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। पाकिस्तान के लोग जो हैं जिहादी मानसिकता रखते हैं, वियतनाम में ऐसा नहीं है। तो वियतनाम के जैसे वियतनाम के साथ हिंदुस्तान चाइना को घेर रहा है, ऐसे पाकिस्तान के साथ चाइना हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ कोशिश हो रही है, एक तरफ घेर लिया जा रहा है। एक तरफ वो मजबूर हो रहे हैं कि वो बैठकर बात करें, नियम तय करें। यहाँ पर जयशंकर साहब कह देते हैं कि भई टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, तो वो बात बन नहीं रही है। अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके का गेम चल रहा है। सर, ये कृपान देने के बाद से वियतनाम को चाइना ने अपना जो साउथ चाइना सी का कोड ऑफ कंडक्ट है उसको मानने के लिए दोबारा तैयार हो गया।
तो ये तो एक एक कहीं न कहीं आप बोले तो जयशंकर साहब की या प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक फतह हुई, या इसको फतह क्लेम करना नहीं चाह रहा है कोई। तो बट द फैक्ट इज़ कि चाइना को एक एक ट्रीटमेंट तो मिल रहा है कि अगर आप हमें घेरेंगे तो हम भी बहुत एग्रेसिवली आपको घेर देंगे। देखिए, इसमें मोदी और जयशंकर की फतेह मैं नहीं कहूँगा, ये हिंदुस्तान की फतेह है, क्योंकि ये पॉलिसी मनमोहन सिंह सरकार में भी थी और उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी लुक ईस्ट पॉलिसी पर जोर दिया गया था, जिसमें वियतनाम एक बहुत अहम हमारी उस लुक ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा था। तो ये भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी है। इसके तहत हमने वहाँ पे ब्रह्मोस भी मिसाइल दिए हैं, फिर हम इस तरीके से सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमने और भी चीजें दी हैं, मेरे ख्याल से शायद कोई सबमरीन भी उनको दी है, अगर मेरे को सही से याद आ रहा है तो। तो हम वियतनाम की बहुत सारी मदद कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब चाइना रूल मानने को तैयार हो गया। पहले तो रूल ही नहीं मानते थे ना, पहले तो मानते ही कुछ नहीं थे वहां पर। वो गली के बिल्कुल प्रचंड गुंडा थे वो। तो अब उनकी गुंडाई कम हो रही है ना फिर। तो ये फर्क है। राइट, राइट। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन आपसे कि क्या पाकिस्तान और एक हम्बनटोटा पोर्ट, कोको आइलैंड्स, ये सारे मिलके क्या इंडिया को काउंटर कर पाएगा चाइना, जिस तरीके से हमें दिख रहा है? क्योंकि इंडिया भी अपने काम में लगा है, नो डाउट अबाउट इट। हम लोग ब्लू वाटर नेवी और एंट्री मार चुके हैं हर जगह, नहीं, साउथ चाइना सी आपने तक हम तो पहुंच रहे हैं। खबर यस सर। सुनी होगी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हिंदुस्तान ने हमारी कोरोना में मदद करी, आर्थिक बदहाली के समय हिंदुस्तान ने मदद करी, तो हम कोई भी ऐसा काम चाइना से मिलकर नहीं करेंगे जिससे हम हिंदुस्तान के हितों को नुकसान पहुंचता हो। और बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि असली दोस्त कौन है, ये हमको इस क्राइसिस में पता लग गया। तो वो हम्बन टोटा वाली कहानी तो आप समझ लीजिए समाप्त हो गई है। मालदीव्स भी इस तरीके के झांसे में अब नहीं आएगा। अब बांग्लादेश की इतनी बड़ी फितरत है नहीं, उसको भी पता है कि इस रीजन में आका कौन है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, पाकिस्तान को भी अपनी असलियत मालूम है कि देखिए, खैरात से लिए हुए सामान और खैरात पर अपना हिसाब किताब रखने से आप कोई जंगें नहीं जीतते हैं। आप होल्डर ले लें, आप कुछ थोड़ी चीजें ड्रोन ड्रान ले लें, तो आप सोचें कि आप भारत को गिरा लेंगे, भारत के ऊपर हावी हो जाएंगे, तो वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि 1965 में उनके पास दुनिया का जदीद तरीन हथियार था। सेबर जेट दुनिया का माना हुआ फाइटर था। पैटर्न टैंक, जो कि नॉर्थ इंडिया के हर एक प्रमुख शहर में आपको एक चौराहे पर पैटर्न टैंक दिख जाएगा। वो वही पैटर्न टैंक है जो दुनिया का सबसे टॉप क्लास टैंक था। और मुकाबला हिंदुस्तान के साथ हुआ, जो इसके पास सेबर टैंक थे, शर्मन टैंक थे वर्ल्ड वॉर 2 के। और इंडिया ने पाकिस्तान को 65 की जंग में हरा दिया। तभी से उसको ये पता लग गया था कि चाहे आप कितने बेहतरीन हथियार ले लें, हम हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। और क्योंकि जो राइट होता है, जो 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 सही होता है, उसको आप नहीं जी सकते। हमारा तो ये जो भारतवर्ष है, ये तो महाभारत से सीख लेता है कि कौरवों की सेना कितनी बड़ी थी और ये था और वो था, लेकिन पांडव जीते। 16 दिन के युद्ध में 14 दिन कौरव जीते, 15वें दिन स्टेलमेट था क्योंकि शैया पर थे, और फिर 16वें दिन जीत गए। तो ये वो वाली संस्कृति से ये पूरा भारतवर्ष, जब मैं भारतवर्ष की बात करता हूँ तो इसमें पाकिस्तान शामिल है। तो ये उस आइडियोलॉजी और उस परंपरा का ये मुल्क है। चाहे अब आपका धर्म कुछ भी हो गया हो, लेकिन इस इलाके में रूल तो वही चलेगा जो सदियों से चला आ रहा है। और बस यही है। तो अब पाकिस्तान को ये अच्छी तरह मालूम है कि वो हिंदुस्तान से किसी भी हालत में, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो जीत नहीं सकता। राइट सर, थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत अच्छे डिटेल्स में आपसे बात हुई, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद।